सभी साथियों को राम राम नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। तुम इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन आप ही के भले के लिए बोल रहा हूं कि इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस क्लास में सब तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा और वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो लास्ट तक देख लेना। अब शुरू करते हैं क्लास को। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को पूरा करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सवाल है, देखो भाई। सब पहले तो ये लाइन ये डंडा तुम्हारा ऐसे पूरा होगा, बिल्कुल सर ऐसे पूरा। उसके बाद में तिरछी लाइन यहां से यहां तक आएगी। सर ऐसी तिरछी लाइन इसमें तो नहीं है भाई, ऐसी तिरछी लाइन इसमें तो नहीं है, इस वाले में तो, इसको तो गलत मार दो। उसके बाद में तुम देखोगे तो ये लाइन तुम्हारी जैसे कि ठीक है, ये लाइन जो है यहां तक जाएगी, उसके बाद में ये लाइन यहां तक जाएगी और यहां से ये लाइन जो है इस तरीके से आएगी। अब एक छोटा सा डंडा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो एक डंडा मेरे भाई हम लोग यहाँ पर भी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके का जो डायग्राम है वो हमको कहां पर देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो ये लाइन है, ये वाली लाइन इसमें तो नहीं है, मतलब ये तो हो गया गलत भाई। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया गलत। इसमें देखो ये जो लाइन है भाई, ये वाली, ये आर पार आ रही है, आर पार आ रही है। सर इसमें आर पार नहीं, इसमें तो यहीं रुक गई, यहाँ तक तो आई नहीं है लाइन, इसका मतलब ये भी गलत है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हैं। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल समझ में आ गया होगा। आइए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम ग्रुप डी की तैयारी कर लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तुम एमटीएस की तैयारी कर लो, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। और मेरे भाई ऐसे सवालों का आंसर सवाल में ही होता है। मैं बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल को कर सकता हूं, ठीक है भाई, और तुमको भी सिखाऊंगा। तो देखो भाई कैसे करते हैं बिना ऑप्शन देखे हुए इन सवालों को। देखो भाई, यहां पर तुमको दिखाई दे डबल एक्स है यहां पर, तो यहां पर भी मेरे भाई हम डबल एक्स बना लू मैं, एक्स एक्स वाई। अब एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है तुमको, तो यहां पर भी तुम क्या लगा, एक्स वाई जेड। तो क्या बन गया मेरे भाई, ये डबल एक्स वाई जेड एक्स, ये लॉजिक बन गया। इसको देख लो, डबल एक्स वाई जेड एक्स, ये भी यही बन गया, डबल एक्स वाई जेड एक्स। इसको भी वही बना लो, डबल एक्स वाई ठीक है मेरे भाई, एक्स, एक सेकंड भाई, डबल एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है भाई। तो ये भी तुम्हारा यही बन गया। देख लो मेरे भाई, बना है या नहीं बना, मुझे ये बता दो, बस मुझे ये बता दो बना या नहीं बना। देख लो, डबल एक्स वाई जेड एक्स, 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 डबल एक्स वाई जेड एक्स। तो मेरे भाई पहले खाली स्थान में एक्स भरा, दूसरे में जेड भरा, तीसरे में एक्स भरा, चौथे में एक्स भरा, फिर वाई भरा और फिर एक्स भरा। तो ऐसा किसमें है, एक्स के बाद में जेड आएगा, फिर डबल एक्स, फिर वाई एक्स। डी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो क्या मैंने ऑप्शनों को देखा, तुम्हारे आंखों के सामने की बात है,
कि बिना ऑप्शन देखे मैंने ये सवाल कर दिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे सवालों में मतलब ऑप्शनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को ही देनी चाहिए, सवाल में ही आंसर मौजूद होता है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अब तो कर दो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब। आइए देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। सर पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे भाई देखो, आप सभी के पास में टाइम बहुत कम है। मैं मान लो 1 घंटे की क्लास लूंगा, 1 घंटे में तुमको मैं हूं चाहे कोई दूसरा टीचर हो, मुश्किल से 20 या 25 क्वेश्चन करवा पाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम 1 घंटे पीडीएफ से पढ़ते हो तो लगभग 100-150 क्वेश्चनों को आंखों के सामने से होके निकाल लोगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी करंट अफेयर के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपने सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा किसी कोड भाषा में। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से लिखा गया तो फिर कॉर्पोरेट के लिए कोड क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या है? 1 सेकंड में करने वाला सवाल है। सवाल की शक्ल देखते ही पता लग गया भाई। देखो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दिया करो नंबरिंग, जैसे कि S19 पर, H8 पर, A1 पर, C3 पर। लेकिन भाई इस सवाल में तो वो नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि देखो तुमको क्लियर दिख रहा है ये तो। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर तुम ध्यान से सवाल देखो तुमको पता चलेगा कि S के बाद में T आएगा, H के बाद में I, A के बाद में B, C के बाद में D, K के बाद में L, L के बाद में M, E के बाद में F और S के बाद में T। इस तरीके से हो गया ये तो। ठीक है, इसमें देखो भाई C के बाद में D, दोनों ऑप्शनों का कैरियर यही खत्म क्योंकि इसमें तो C E लिखा हुआ है। आगे देखो O के बाद में P, R के बाद में S, P के बाद में Q और ठीक है भाई S के बाद में Q इसी ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है। तो DPSQ सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में मिलेगा। तो जिन्होंने मेरे भाई सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। यह है मेरे भाई सवाल। ऐसे सवाल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे, जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, तुम्हें किसी और की याद आए या नहीं आए, मेरी याद जरूर आएगी क्योंकि मेरे भाई ऐसे सवाल मैं पढ़ा रहा हूं। और जब ऐसे सवाल तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे तब तुम सोचोगे यार पढ़ाया तो था उस टीचर ने। ठीक है भाई, तो इसको लिख दो मेरे भाई, इस सवाल को इम्पोर्टेंट का बाप लिख दो भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट का बाप लिख दो इस सवाल को, क्योंकि 100% गारंटी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बताओ भाई किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दूं कि मेरी इक्वेशन का मान कितना आ जाए? सर 21 आ जाए। तो सबसे पहला जो लॉजिक तुमको इस सवाल में देखना है वो देखना है भाग जाता है या नहीं जाता। क्या 12 का भाग 36 में जाता है क्या? सर 12 तिया 36, इसका मतलब 12 का भाग 36 में जाता है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसको अगर मैं इसमें भाग दे तो 3 बार भाग जाएगा। अब फिर 3 को गुणा करना पड़ेगा किससे? 247 से। तो भाई ये तो दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा कि 247 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा आंसर बहुत बड़ा आएगा।
और मुझे आंसर कैसा चाहिए सर, एक छोटा सा आंसर चाहिए। इसका मतलब सर ये भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है, इसका मतलब भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। फिर तुम देखते हो कि सर 247 में 19 का भाग जाता है, इसका मतलब तुम ऐसे कर दो, अब मेरी मानो तो कि यहां पर तो लगा दो भाग का चिन्ह और यहां पर लगा दो प्लस का चिन्ह। ठीक है भाई, तो मैंने किसको बदल दिया, प्लस को और भाग को बदल दिया। चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, 36 की जगह पर 36 प्लस में 12 की जगह पर 12 गुणा में 19 का भाग दूंगा 247 में, 19 एकम 19 और 19 तिया 57। ठीक है भाई, 13 भर जाएगा और माइनस का 171 है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। देखो भाई 36 का 36 प्लस में 12 गुणा में 13 करूंगा तो 13 दूना 26, यानी कि भाई 156 आंसर आएगा, माइनस का 171। 156 में एक 36 जोड़ूंगा तो 6 और 6 12, 15 3 18, 192। 192 में से 171 घटाऊंगा, आंसर 21 ही आएगा, जो कि यहां पर है मेरे भाई। इसका मतलब सर मेरा लॉजिक सही था, भाग के चिन्ह को और प्लस के चिन्ह को बदल दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ। ठीक है, पर कदमों में। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भाग की जगह पर, तो ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यही किया है कि भाग की जगह पर तो प्लस लगा दिया और प्लस की जगह पर मेरे भाई मैंने क्या लगा दिया, प्लस की जगह पर मैंने भाग लगा दिया, तो 19 का भाग दूंगा 13 बढ़ जाएगा। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। अब मैं एक सवाल को यहाँ पर 4 बार रिपीट करूंगा तो इतना टाइम आपके पास में नहीं है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम तुम्हारी आ चुकी है। किसी का एग्जाम कल है, किसी का परसों है, किसी का अगले दिन है, मतलब एग्जाम तो तुम्हारे हैं भाई। ध्यान से देखो, 7 व्यक्ति हैं, TUV WX Y और Z उत्तर दिशा की ओर मुखरित होकर एक रैखिक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन समान क्रम में नहीं बैठे। V और Y के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, TU के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, V पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, WY के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, UZ के आसन्न नहीं बैठा, X और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, जितने इंपोर्टेंट तुम लगा सकते हो उतने इंपोर्टेंट लगा दो इस सवाल में। सिटिंग अरेंजमेंट के इस तरीके के, या तो वो सीधी पंक्ति में बैठाने के लिए बोलेगा या वो वृत्ताकार मेज में बैठाने के लिए बोलेगा। ठीक है भाई, या तो सीधी पंक्ति में बिठवाएगा या वृत्ताकार मेज पे बिठवाएगा, और इस तरीके के लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, मतलब पक्के हैं, आएंगे। तो भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो सीधी पंक्ति में बैठे, तो भाई देखो ये मैंने बना दी सीधी पंक्ति, 7 आदमी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये हो गए 7वां। सबका मुंह मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है भाई, सवाल में बोला है कि सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ, तो सबका मुंह अगर उत्तर दिशा की तरफ है तो मैं इधर को जाऊंगा, मेरा दायां हाथ आएगा। ठीक है भाई, इधर को जाऊंगा दायां हाथ आएगा, और इधर को जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ आएगा। अब सवाल में तुमसे एक लाइन बोली थी कि मेरे भाई वी जो है पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर इधर तो मैं जाऊंगा तो वी मेरा यहाँ पर भाई दूसरे नंबर पर बैठा है, और इधर से आऊंगा तो वी मेरा यहाँ पर बैठ सकता भाई, एक छोड़ के दूसरे पर, ठीक है, दूसरे छोर पर बैठे। तो मेरे भाई हो सकता है कि वी इधर को बैठा हो, या हो सकता है कि वी इधर को भी बैठा हो, कहीं पर भी हो सकता है। इसके लिए तो फिर हम अगला देखना पड़ेगा। तुमसे बोला कि V और Y के बीच में 2 आदमी बैठे हैं। अब V और Y के बीच में अगर मैं V को यहां बैठाता हूं तो फिर मेरा Y यहां पर बैठेगा, क्योंकि V और Y के बीच में 2 आदमी होंगे। लेकिन अगर मेरा V यहां पर बैठा है तो फिर मुझे Y यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि तब V और Y के बीच में तब 2 आदमी होंगे। तो अभी सर मुझे नहीं पता चला कि V यहां पर है या यहां पर है, आगे और चलिए। फिर तुमसे बोला था कि WY के दाएं चौथे स्थान पर है। W है ना, W वो Y के दाएं चौथा। अगर Y मेरा यहां पर होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, सर आगे तो कोई आदमी नहीं है, तो
इसके दाएं चौथा मैं कैसे बैठाऊंगा। इसका मतलब अब मेरा ये कन्फर्म हो गया कि मेरा v यहां पर है। अब y के चौथा बिठा दो मेरे भाई, ठीक है, w y के दाएं से चौथे पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन बैठेगा, w बैठेगा। ठीक है भाई, आ जाइए। तुमसे ये भी बोला कि जो t है ना, t वो u के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मेरे भाई u को यहां बिठा दो ताकि u के बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाए, t बैठ जाए। फिर तुमसे बोला कि जो u है z के आसन में नहीं बैठा है, u जो है z के आसन नहीं बैठा। ठीक है मेरे भाई, आगे बोला था तुमसे, देखो और देख लो भाई, v और y के बीच में दो आदमी हो गए, ठीक है, t u के बाएं से दूसरे, बाएं से पहला और दूसरे पर t हो गया, ठीक है। फिर बोला w y के दाएं से चौथे बैठा है, u z के आसन नहीं बैठा। अब u है ना, u वो z के आसन नहीं बैठा, यानी कि मेरे भाई z को यहाँ पर देखो, आसन का मतलब होता है पास पास, तो मेरे भाई u z के आस, तो u के आसपास z को मत बैठाओ, तो t हो गया, u हो गया, v हो गया, w x बैठा दो, x को यहाँ पर बैठा। अब तुमसे बोला कि x और t के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो मेरे भाई ये रहा x और ये रहा t, इनके बीच में दो आदमी हैं। तो जिन्होंने दो आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, सवाल को एक बार फिर से देख लो, समझ में आएगा, ध्यान से। v और y के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये रहा तुम्हारा v और ये रहा तुम्हारा y, तो इनके बीच में दो आदमी है, हाँ सर है, पहली लाइन क्लियर। तुमसे बोला कि जो t है वो u के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो u के बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया, t, दूसरी लाइन क्लियर। फिर बोला v पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर, तो एक छोड़ के दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया, v बैठ गया, ये भी सही है। w y के दाएं से चौथा, w जो है y के दाएं, देखो y है तो y के दाएं पहला दूसरा तीसरा और चौथे पर कौन बैठा है, w बैठा है। u z के आसन नहीं बैठा, यानी u के आसपास में z को मत बैठाओ, तो ना तो इधर को z है ना इधर को z है, z को मैंने यहाँ पटक दिया। तुमसे बोला x और t के बीच में कितने आदमी, तो ये रहा x और ये रहा t, इनके बीच में दो आदमी है, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से। ये लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, बाद में मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। तुमसे बोला गया है कि ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग ऊंचाई की 6 इमारतें हैं, लेकिन ये समान क्रम में नहीं है। तुमसे बोला इमारत बी इमारत डी से ऊंची है, तो इमारत जो बी है वो मेरे भाई ऊंची है किससे, डी से, तो ऊंची है। केवल दो इमारत ई से ऊंची है, इमारत एफ बी से ऊंची है, इमारत जो एफ है वो बी से ऊंची है, तो बी से ऊंची कौन है मेरे भाई, एफ हो गई इमारत, ठीक है। लेकिन इमारत ए से छोटी है, तो एफ है ना, एफ बी से तो बड़ी है लेकिन मेरे भाई ए से छोटी है, ठीक है भाई, बी से तो बड़ी है लेकिन मेरे भाई ए से छोटी है, ठीक है भाई। इमारत ए सबसे ऊंची नहीं है, इमारत ए सबसे ऊंची नहीं, तो इमारत ए मेरे भाई सबसे ऊंची नहीं है। और तुमसे ये भी बोला था कि इमारत ई केवल दो इमारतों से ऊंची है, केवल दो इमारतों से, केवल दो इमारतें इमारत ई से ऊंची, तो ई से ऊंची मेरे भाई दो इमारत होनी चाहिए। तो कितनी इमारत थी भाई, 6 थी ना, तो 1 2 3 4, तो ये तो ऊंची है ना, तो एक तो यहां पर आएगा, ठीक है भाई। तो तुम ऐसे कर लो मेरे भाई, इसको तुम ऐसे कर लो, यहाँ पर तुम ई को बिठा दो, यहाँ पर तुम ए को बिठा दो, और यहाँ पर एक खाली बच गई भाई, ए बच गई, ए बी सी बचे, सी को यहाँ बिठा दो। अब सवाल को देख लो, अब सवाल को देख लो भाई, तुमसे सवाल में बोला है कि मेरे भाई इमारत बी डी से ऊंची है, तो डी से ऊंची हो गई बी, ठीक है। केवल दो इमारत इमारत ई से ऊंची है, तो ई से ऊंची कितनी है, दो इमारत ई से ऊंची हो गई। फिर बोला इमारत एफ बी से ऊंची है लेकिन इमारत ए से छोटी है, तो जो इमारत एफ है ना, एफ बी से तो ऊंची है और ए से छोटी है, तो मेरे भाई एफ जो है बी से तो ऊंची है और ए से छोटी है। इमारत ए सबसे ऊंची भी नहीं है, इमारत ए सबसे ऊंची भाई, सबसे ऊंची तो सी बना दी हमने। देखिए निम्नलिखित में से कौन दूसरी सबसे छोटी इमारत है,
तो मेरे भाई सबसे छोटी तो ये है और दूसरे नंबर पर कौन है, बी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे होंगे भाई। ये सबसे छोटी और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन है, ये। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या अंकित की गई है। इन संख्याओं को निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में उस विकल्प का चयन करें जो एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाती है। मेरे भाई तुमसे बोला गया है कि सी को अगर मैं 6 लिख दूं, बी को 2, एन को 5, ए को 11, 4 को एम और एम को 3 और ए को 0 अगर मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई। इसको अगर मैं 0 लिख देता हूं, ठीक है भाई, इसको आई कर लो, ठीक है, इसको आई करो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैं लिख दूं, तो उस विकल्प का चयन करें जो एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबको देखेंगे, एक एक करके देख लेंगे सबको, ठीक भाई। अब ध्यान से देखो, ध्यान दो, तुम्हारे सामने 6 1 2 4 5, भाई देखो 6 1 2 4 5। तो पहले 6 नंबर पे, 6 नंबर को तो सी लिखा है तो सी लिख दो। एक नंबर को तो ए लिखा है तो ए लिख दो। 2 नंबर पे बी है तो बी लिख दो, ठीक है। 4 नंबर पर आपका 4 नंबर पर आई है तो आई लिख दो। 5 नंबर पर आपका 5 नंबर पर एन है तो एन लिख दो। CABIN, केबिन। तो सर ये तो एक स्पेलिंग बन गई यार, ठीक है। आगे आ जाओ, 20 635, ठीक भाई, 20 635। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले 2 है तो 2 को तो मैंने बी लिख दिया, ठीक है। 0 को तो ई लिखना है तो ई लिख दिया मैंने, सॉरी। 2 नंबर पे तुम्हारा बी है तो बी लिख दिया, 0 नंबर पर ई है तो ई लिख दिया। 6 नंबर पर सी है तो सी लिख दिया। 3 नंबर पर तुम्हारा 3 नंबर पर एम है तो एम लिख दिया। 5 नंबर पर तुम्हारा, ठीक है, 5 नंबर पर तुम्हारा एन है तो एन लिख दिया। BECMN भाई इतनी इंग्लिश की किताब पढ़ ली, लेकिन ये स्पेलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखी, इसका मतलब ये गलत है। और आगे चल लो भाई, ठीक है। 6 4 5 0 3 1, तो ठीक है, 6 4 5 0 3 1। तो 6 नंबर को सी लिखा, 4 नंबर को तुम्हारा आई लिखा, 5 नंबर को तुम्हारा एन लिखा, 0 नंबर को तुम्हारा ई लिखा और 3 नंबर पे तुम्हारा एम लिखा और 1 नंबर पर तुम्हारा ए लिखा। CINEMA, सिनेमा हो गया ये तो, ठीक है सर, सिनेमा हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। 31 45 देख लो भाई, 31 45। तो मेरे भाई 3 नंबर को लिखा जाता है एम तो इसको एम लिख दो। 1 नंबर को लिखा जाता है ए, इसको 1 लिख दो। 4 नंबर को लिखा जाता है आई, इसको आई लिख दो। और 5 नंबर को लिखा जाता है एन, इसको एन लिख दो। MAIN, मेन। तो मेरे भाई देखो, ये तो तुम्हारा हो गया केबिन। तो सर केबिन तो एक स्पेलिंग होती है। ये हो गया सिनेमा, सर सिनेमा भी एक शब्द होता है। ये हो गया मेन, सर मेन भी एक शब्द है। लेकिन BECMN ये कौन सी स्पेलिंग है भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये कोई स्पेलिंग भाई, ऐसी स्पेलिंग BECMN, इसका कोई मतलब है क्या भाई? ये सिनेमा है तो सिनेमा तो होता है भाई, सिनेमा का तो अर्थ निकलता है। मेन का मतलब मुख्य होता है, ठीक है। केबिन का मतलब, ठीक है, एक कमरा मान सकते हैं, जो भी तुम मान सकते हो वो मान सकते हो, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता, इससे नहीं बनता, दूसरे वाले से। बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा सवाल, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बेहतरीन सवाल था भाई वो पिछला वाला, ठीक है, ध्यान से। 337 में कितना जोड़ू, 354 हो जाए तो मेरे भाई 7 तो 1 जोड़ दो, 17 जोड़ दो, ठीक है भाई। 354 में 73 जोड़ूंगा यानी 16 और 3 19 होता है, ठीक है। 73 में 94 तो 17 और 4 21 होता है, ठीक है। 394 में 16 और 6 23 होता है, ठीक है। देखो 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 25। तो 417 में कितना जोड़ दो, 417 में 25 जोड़ दो। 7 और 5 12 का 1 3 और 1 4, 442। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए।
तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। एस आएगा 19 पर, एक्स आएगा 24 पर, सी आएगा 3 पर। 19 में 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर मेरे भाई 3 आएगा, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 नंबर पर तो एच आता है। अब कल मैं ऐसे ही कमेंट देख रहा था बच्चों के, तो बहुत सारे बच्चे बोले सर ये तो टीचर बेवकूफ है, इसको तो पढ़ाना ही नहीं आता, ये कैसा टीचर है कि 24 में 5 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। मतलब इस तरीके के मैंने लगभग 2 या 3 कमेंट देखे जिसमें बच्चों ने हंसने वाले इमोजी भेज रखे हैं कि कैसे पढ़ा रहा है ये, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 3 कैसे आएगा। तो मेरे भाई, और मैंने जवाब दिया था उनका। अब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? देखो तुम्हारे यहाँ पर 24 है, अब मैं बोलता हूं कि 24 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? सबको पता है कि 29 आता है भाई। 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये मैथ थोड़ी है, ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश की बात हो रही है। यहाँ पर एस एक्स सी, ये इंग्लिश के शब्द है। अब इंग्लिश में अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं सर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर 26 अक्षर होते हैं। तो जब 26 अक्षर होते हैं तो 29वां अक्षर कहां से लाऊं मैं? खुद बनाने बैठूं क्या मैं? नहीं बन पाएगा वो तो। ठीक है, तो 29 अक्षर है, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो इसमें से फिर 26 घटाओ तो 29 में 26 3 आएगा। तो इस तरीके से ये 3 आता है। अब बच्चे पता नहीं कैसे हंसते हुए कमेंट करते, पढ़ाना नहीं आता, अलग ही लेवल है भाई। ठीक है, आइए अब अगले को देखो भाई। डी आएगा 4 पर, एच आएगा 8 पर, एल आएगा 12 पर। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 में 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर पी आता है। तो जी के बाद में, सॉरी एच के बाद में पी इसी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आया होगा, ये क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।